Hi students, welcome back to class. I am Sonia Nan, biology educator. Hope you are doing well. And in this video session, we are going to start a new chapter, that is cell cycle and cell division. This is the chapter of class 11th. We'll follow NCERT for the same. Okay, so at the end of this video, आपका ये chapter prepare हो जाएगा, and in this video mainly we'll discuss about mitosis in detail and the basics of the chapter cell cycle and cell division. Okay, so now we can start with our class. All right. Okay. Okay, so first see here, what is cell cycle? We are discussing, okay, cell cycle and cell division. तो हमें पता होना चाहिए ना कि cell cycle क्या है और cell division क्या है. Most of the time students क्या करते हैं कि cell cycle और cell division को एक ही term मानते हैं, but almost these are the same, right? Same context में use करते हैं, but there is a minor difference which you should know. Cell cycle एक term है जो कि सेल डिवीजन को भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं, राइट? तो सेल साइकिल इज अ वाइडर टर्म जिसमें सेल डिवीजन एक स्टेप होता है. ओके, सो दिस यू रिमेंबर. Right, now definition of cell cycle. What is cell cycle? If you have to explain cell cycle, then you have to answer कि cell cycle is a sequence of events. Is not a single sequence. ये एक single sequence नहीं होता. It's a sequence of events. Means बहुत सारे steps होंगे, एक single step नहीं होगा. तो देखो, अब सेल साइकिल पढ़ेंगे, हम माइटोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे फेजेस मिलेंगे आपको. तो एक इवेंट नहीं होता, बहुत मल्टीपल इवेंट्स होते हैं और उनका एक सीक्वेंस होगा कि पहले ये इवेंट होगा, देन सेकेंड इवेंट होगा, देन सो ऑन. सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच. अब क्यों सेल साइकिल होता है, राइट? व्हाई, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेल साइकिल? सो हियर वी हैव मेन थ्री पर्पज, राइट? नंबर वन, सेल डुप्लीकेट करता है इस जीनोम. सेल डुप्लीकेट करेगा जीनोम को. जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, दिस डीएनए. अब सेल क्या है, उसके डीएनए को डबल करेगा, राइट? सेल साइकिल का अल्टीमेट जो गोल है, सेल साइकिल से हमें क्या चाहिए? सेल साइकिल से हमें चाहिए डॉटर सेल्स. सेल साइकिल में क्या होगा, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स बनाएगा, दो न्यू सेल्स बनाएगा. तो अगर हमें कुछ चीज न्यू बनानी है, पेरेंट सेल से दो न्यू सेल्स बनाने हैं, फॉर दैट वी नीड एवरीथिंग डबल, कि हम उसको दो डॉटर सेल्स में पार्ट उसको ट्रांसफर कर सकें. सो फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस एम, सेल क्या करेगा, डबल करेगा इसके डीएनए को, सेल ऑर्गेनल को, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा. तो ये सेल साइकिल के लिए जरूरी है, सेल डिवीजन के लिए ये जरूरी है. तो आपको अब आपके जो फंडामेंटल्स हैं कि कोई प्रोसेस क्यों हो रही है, राइट? what प्रोसेस है क्या और उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है, अल्टीमेट हमें उस प्रोसेस से क्या मिलेगा. तो दीज टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर ऑल्सो, कि सेल साइकिल एक तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, सेकंड इसमें सेल डुप्लीकेट करेगा इसके जीनोम को, थर्ड देन ये सिंथेसाइज करेगा अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स को, लाइक प्रोटीन्स, सेल ऑर्गेनल्स, ये सब यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे ताकि डॉटर सेल्स में हम ट्रांसफर कर सकें. देन इवेंचुअली एक बार ये सारी चीजें हो गई, डुप्लीकेशन हो गया, सेल का सारा मटेरियल सिंथेसाइज हो गया, न्यू मटेरियल बन गया, ऑर्गेनल डबल हो गए, देन इसका जीनोम डबल हो गया. तो अब इवेंचुअली इट विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल. सेल डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल्स में. ओके, डॉटर वन, डॉटर टू. ओके, सो हियर सी, दिस इज द डायग्राम. और ये जो प्रोसेस होती है जिसे सेल, पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन. तो आपसे अगर मैं पूछूं सेल साइकिल क्या है और सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन में आप आंसर करोगे दैट सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ dividing of parent cell into two daughter cell. This is the simplest definition of cell division. सेल साइकिल पूछूं मैं आपसे, तो सेल साइकिल में आप बोलोगे कि इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल डुप्लीकेट करेगा इसके जीनोम को, देन सिंथेसिस करेगा प्रोटीन्स की, और फाइनली इट विल लीड टू सेल डिवीजन. इतना आप सेल साइकिल में डिफाइन करोगे. और सेल डिवीजन is this only the division of parent cell into two daughter cells. This is cell division. Simple. आपको डिफरेंस समझ आया सेल डिवीजन के बीच में और सेल साइकिल के बीच में? ओके, सो दिस इज वेरी इजी. नाउ P cell, this is the parent cell. Okay, so here I have written that this is the parent cell. ये parent cell है, डिवाइड करेगा डॉटर वन में, डॉटर टू में.
दो डॉटर सेल बन गए एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ही तो हम फाइनली व्हाट डू वी नीड, सेल साइकिल हो क्यों रहा है सेल का, फॉर दिस सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन हो गया ऐसे। देन सी सेल डिवीजन में क्या होगा, अब सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन होगी, सेल ग्रोथ होगी। डीएनए रेप्लिकेट करेगा और सेल की ग्रोथ होगी। सेल की ग्रोथ मतलब कि जो साइज है सेल का दैट विल इंक्रीज, बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, ऑर्गेनल्स न्यू सिंथेसिस होगी ऑर्गेनल्स की। देन दिस डीएनए रेप्लिकेशन इज मैंडेटरी। ओके, तो ये सारी प्रोसेसेस होंगी सेल डिवीजन के टाइम पे। अब सेल डिवीजन यहाँ पे दो टाइप से हो सकता है, माइटोसिस के थ्रू हो सकता है और मायोसिस के थ्रू हो सकता है। So meiosis are the two types of cell division we generally see in living organisms. ओके, तो माइटोसिस मायोसिस मेन हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मायोसिस, हाउ डू दीज प्रोसेसेस अकर इन सेल इन लिविंग organisms. This is the ultimate goal of our this video session. Okay, so are you ready? Right, now we can proceed. This was the basic introduction, or you can say outline of the chapter, what we are going to discuss under this chapter, cell cycle and cell division. Right, now see. Okay, so here we are starting this chapter cell cycle. Cell cycle के phases we are discussing. हमने बोला कि first slide में कि sequence of events होता है, तो अभी events देख लेते हैं इसमें कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो इंटरफेज होता है, दो इवेंट्स होंगे मेन। किस सेल साइकिल में दो मेन इवेंट्स होंगे, चाहे माइटोसिस हो या फिर मायोसिस हो, दो मेन इवेंट्स होंगे। एक तो इंटरफेज होगा, सेकंड वन इज एम्फेज। इंटरफेज एम्फेज, इंटरफेज एम्फेज। इंटरफेज जो होगा उसमें तीन फेज होंगे आगे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। बिलीव मी, एक बार आपको समझ में आ गया, दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक। ओके, तो आप इजिली याद भी रख सकते हो। इंटरफेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, GSG, GSG। राइट, ये फेजेज होंगे इंटरफेज के। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री फेजेज, राइट, अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री फेजेज कुछ कुछ सेल्स में, राइट, जी नोट फेज भी होता है, जी नोट फेज, दिस फेज डिटेल में स्टडी करेंगे। जी नोट फेज जब हम इंटरफेज स्टडी करेंगे। अभी आप सिर्फ फेज कौन से फेजेज होते हैं वो याद कर लो पहले। इंटरफेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चार फेजेज होंगे। आप याद कैसे रख सकते हो इसे, पी मैट, पी मैट आप ये याद रखना, पी मैट से एम फेज, राइट, पी प्रोफेज, एम मैंने मेटाफेज, ए मैंने एनाफेज, टी मैंने टीलोफेज। और आपको इसी ऑर्डर में याद रखने हैं, पहले आपको प्रोफेज याद करना है, फिर मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। ओके, राइट। तो इंटरफेज आपको समझ में आ गया, एम फेज समझ में आ गया। अब आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है फॉर द सेम, कि सेल साइकिल के कौन से फेजेस होते हैं। सो वी हैव टू स्टडी द डायग्राम एज वेल। डायग्राम में देखो को क्या, अब डायग्राम में उन्होंने दिया है कि G1 फेज दिया हुआ है, पहले तो G1 शो किया हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे कौन से फेजेज हैं। G1 फेज देखो, सबसे पहले देखो इंटरफेज से स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम में। इंटरफेज लोकेट करो, ये जो येलो वाला जितना भी पार्ट है, दिस पार्ट एंड दिस वन, तो ये सारा इंटरफेज है। इंटरफेज में वी हैव स्टडीड कि तीन फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो यहाँ पे ये G1 फेज है, देन S फेज है, देन G2 फेज है। इतना याद हो गया। देन M फेज आएगा, इंटरफेज इज कंप्लीट, देन M फेज स्टार्ट होगा। M फेज में क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे फेजेस हैं M फेज के। तो इंटरफेज, M फेज, इतना समझ में आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे उन्होंने जी नोट फेज भी शो किया हुआ है। जी नोट फेज भी यहाँ पे आता है कुछ सेल्स में, सारे सेल्स में नहीं होता, कुछ सेल्स में होता है। लेकिन G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये फेजेस, दीज फेजेस आर प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। ओके, जिसमें जी नोट होगा उसमें ये एम फेज वाला नहीं होगा, ये सारे फेजेस नहीं होंगे, वो रेस्ट करता है वो सेल, जी नोट में जो सेल चला जाएगा। हाँ, हम डिस्कस करेंगे अबाउट इन डिटेल कि जी नोट फेज का क्या रोल है, और जब हम इंटरफेज डिस्कस करेंगे इन डिटेल, सारे फेजेस हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी।
ओके, तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी सेल साइकिल की। एक सेल अगर सेल साइकिल शो करता है, ये पूरा सर्कल अगर कवर करें हम, एक सेल अगर कवर करता है तो कितना टाइम लगेगा सेल को। अब देखो ऐसा कोई डेफिनाइट टाइम नहीं है कि ईच एंड एवरी सेल सेम चीज फॉलो करेगा, कि उनको कोई टाइम दिया जाएगा कि यू हैव टू कंप्लीट योर सेल साइकिल इन जस्ट 30 minutes एंड दिस इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी सेल। ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। हर एक सेल की टाइमिंग्स डिफरेंट होती है, राइट। कुछ सेल साइकिल जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ को ज्यादा टाइम लगता है। तो ये सेल टू सेल वेरी करेगा कि उसकी सेल साइकिल का टाइम कितना होगा, कितना टाइम वो सेल लेगा इस पूरे सर्कल को कवर करने के लिए। तो इट वेरी सेल टू सेल। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी कि सेल साइकिल की टाइमिंग है जो वो वेरी करेगी सेल टू सेल या नहीं करेगी। तो यू हैव टू आंसर कि वेरी करेगी सेल टू सेल। देन इट वेरी ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म। अब हमारे जो सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स हैं, उनकी सेल साइकिल की टाइमिंग इज डिफरेंट, और जो बैक्टीरिया की सेल साइकिल की टाइमिंग है दैट इज डिफरेंट, राइट। हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारे सेल की जो सेल साइकिल्स हैं वो भी वेरी करेंगी, राइट। ऐसा नहीं है कि जो बैक्टीरिया का सेल है वो 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, 20 मिनट्स उसकी सेल साइकिल का टाइम होता है। तो दिस इज नॉट द सिनेरियो कि हमारा जो ह्यूमन का सेल है वो भी 20 मिनट्स में डिवाइड करेगा, राइट। द टाइमिंग्स ऑफ ह्यूमन सेल इज डिफरेंट टू दैट ऑफ बैक्टीरिया। So it varies cell to cell, it vary organisms to organism, and human cell का timing आपको याद रखना है, this is given in NCERT, so again this is important. ह्यूमन सेल और यूकैरियोटिक सेल का अगर आपसे टाइम पूछा जाए कि सेल साइकिल कितने टाइम तक चलेगी, तो यू हैव टू आंसर कि 24 आवर्स चलेगी, ओके। तो देखो, अब मैंने बोला कि आपको सेल टू सेल वेरी करेगा ये। तो ह्यूमन बॉडी में देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल, राइट। डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेल्स वी हैव। तो यहाँ पे एक ये जनरल उन्होंने टाइमिंग्स दी है, ऐसे सेल टू सेल टाइमिंग्स नहीं बताई है। एंड यू नॉट नीड टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी सेल की सेल साइकिल की टाइमिंग। आपको बस इतना याद रखना है जनरल की ह्यूमन सेल 24 आवर्स में अपनी एक सेल साइकिल कंप्लीट करता है। दैट मीन्स कि एक ह्यूमन सेल नीड 24 आवर्स टू गिव राइज टू टू डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल है, दैट पेरेंट सेल हैज टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। फॉर दैट cell needs 24 hours to complete its cell cycle, that complete circle of cell cycle। इसका मीनिंग है ये। देन ईस्ट सेल, ईस्ट को हम स्टडी करते हैं मेनली हायर क्लासेस में। आप जब जाओगे तो ईस्ट को हम स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, ह्यूमन को स्टडी करते हैं, ये कुछ मॉडल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्टडी करते हैं। तो ईस्ट सेल जो होता है दैट इज 90 मिनट, इसको 90 मिनट्स लगते हैं डिवीजन में। कि ये एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स कब बनाएगा, 90 मिनट्स में बनाएगा। तो इसका टाइम ह्यूमन वाले सेल से बहुत कम है। ह्यूमन का 24 आवर्स है और इस सेल का 90 मिनट है। बैक्टीरिया का भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आई हैवंट रिटन हियर। तो बैक्टीरिया का जो टाइम है, बैक्टीरिया की जो सेल साइकिल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में वन बैक्टीरिया विल गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। ओके, तो आपको बैक्टीरिया 20 मिनट्स, ह्यूमन सेल 24 आवर्स, एंड ईस्ट सेल इज 90 मिनट्स। आपको इतना याद रखना है बस, दिस इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव टू सी, ओके, इंटरफेज। इस एक स्लाइड में आई हैव रिटन कंप्लीट इंटरफेज। इस एक स्लाइड को पढ़ लेना, इतने में ही आपका इंटरफेज इज रेडी, आपके सारे कंसेप्ट्स रेडी, आपकी एनसीईआरटी रेडी। तो ओके, तो इतना ही आपको याद रखना है। इंटरफेज में क्या होंगे, सबसे पहले इंटरफेज में क्या होंगे, G1 फेज होगा, S फेज होगा एंड G2 फेज होगा। और कुछ सेल्स में, कुछ स्पेशल सेल्स में G0 फेज होगा। ये आ गया समझ। फेजेस पता चल गया इंटरफेज में कौन से फेजेस होंगे। नेक्स्ट अब स्टडी करते हैं G1 फेज से। अब मैं आपको ऑर्डर भी बता देती हूँ। तो स्टार्ट होता है ये G1 फेज से, स्टोरी स्टार्ट होगी G1 फेज से। जो सर्कल देखा था ना वो G1 फेज से स्टार्ट हो रहा था, तो G1 फेज से स्टार्ट करो। देन S फेज आएगा, फिर S फेज के बाद G2 फेज आएगा, है ना। और ये इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर दिस इंटरफेज इज फॉलोड बाय M फेज। तो यहाँ पे आएगा M फेज।
तो दिस इज द सर्कल, ऐसे G1 फेज, G2 फेज, S फेज एंड देन M फेज, देन अगेन G1 फेज, ऐसे ये सर्कल चलता रहता है, राइट। सो G1 फेज गैप 1, G1 फेज गैप 1। अब मुझे आप ये बताओ कि सेल को, व्हाई सेल हैज टू डिवाइड, क्या जरूरत क्या है सेल को डिवाइड करने की। देखो, जब न्यू सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में, दे कंटिन्यू टू ग्रो, वो ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उनका सेल साइज इंक्रीज हो जाता है, राइट। सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है वो उस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। अगर सेल का साइज इंक्रीज हो गया तो न्यूक्लियस के लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि इतने बड़े सेल्स को कंट्रोल करना, राइट। तो इस कंट्रोल को वापस से मेंटेन करने के लिए सेल हैज टू डिवाइड, सेल डिवाइड करेगा, देन न्यू डॉटर सेल्स को बनाएगा, एंड देन वो डॉटर सेल्स देन अगेन साइज में ग्रो करेंगे, फिर अगेन वो डिवाइड करेंगे, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। ओके, तो G1 फेज इज द गैप 1 फेज। G1 फेज की फुल फॉर्म याद रख लेना, गैप 1, राइट। अब G1 फेज कौन सा फेज है ये आपको बताना है। दिस इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। अब मैं बता दूं आपको, एस फेज है ना, जो यहाँ पे एस फेज, इस फेज को बोलते हैं कि ये वाला फेज है जहाँ पे डीएनए ड्यूप्लीकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल का एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डीएनए को डबल करना, क्योंकि वही डीएनए हमें दो डॉटर सेल में भेजना है, तो उसको हमें डबल करना पड़ेगा। तो वो डीएनए कब डबल होगा, सेल साइकिल में डबल होगा, लेकिन सेल के कौन से फेज में डबल होगा, तो वो होगा एस फेज में। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है, ये इतने टाइम्स आया है कि वी कांट इवन सी काउंट। तो एस फेज इज द फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा। आपके एनसीईआरटी में G1 फेज को कैसे डिफाइन किया गया है, उन्होंने बोला है कि दिस इज द इंटरवल, ये इंटरवल है किसका, बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे ये माइटोसिस है, माइटोसिस के बाद क्या आता है, G1 फेज आता है, और G1 के बाद क्या आता है, एस फेज। तो जो एम फेज और एस फेज के बीच में जो फेज आता है, दैट फेज, दिस फेज इज नोन एज गैप 1 फेज और G1 फेज। समझ में आ गया। आपको इतना याद रखना है, सिंपल सिंपल, कि एम फेज के बीच में और एस फेज के बीच में जो फेज होता है, दैट इज G1 फेज। इसमें अब आपको ये याद रखना है इसके बारे में कि जब कोई भी सेल G1 फेज में होगा, तो सेल में उस टाइम क्या ग्रोथ होगी, क्या उसमें चेंजेस होंगे। अब ये वैलिड है पॉइंट ईच एंड एवरी फेज के लिए। मैं आपको जितने भी फेजेस पढ़ाऊंगी, चाहे वो इंटर फेज के पढ़ाऊं चाहे एम फेज के पढ़ाऊं, सब में आपको सिर्फ चेंजेस देखने हैं कि सेल में क्या चेंज होंगे। सेल साइकिल में हम चेंजेस ही पढ़ते हैं कि सेल में क्या चेंजेस हुए, फिर वो मटेरियल कैसे ट्रांसफर हुआ डॉटर सेल्स में, डॉटर सेल्स कैसे बने, दिस वी हैव टू स्टडी इन सेल साइकिल। तो G1 फेज में क्या चेंज होंगे, क्या क्या बनेगा, क्या नया बनेगा, क्या न्यू सिंथेसिस होगी, ये हमें देखना है। सबसे पहले तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। अब G1 फेज में सेल डिवाइड नहीं करेगा, देखो ठीक है, डिवाइड किस में करेगा, एम फेज में डिवाइड करेगा। इंटर फेज में सेल डिवाइड करता ही नहीं है। तो देखो, अब जी सेल डुप्लीकेशन होगा एस फेज में, सेल डिवाइड करेगा एम फेज में। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि अब ये G1 फेज में, G2 फेज में क्या होगा, ये ऐसे ही है, कुछ नहीं होगा इनमें, है ना, ये आता है ना हमारे दिमाग में, बट दिस इज नॉट ट्रू। G1 फेज में क्या होगा, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब क्या है कि बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन सेल में होंगी, न्यू मटेरियल सिंथेसाइज होगा, जो कि रिक्वायर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन आप क्लास 12th में पढ़ोगे, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है डीएनए को डबल करने की, एक डीएनए से दो दो नए डीएनए बनाना। तो एक डीएनए से न्यू डीएनए बनेगा, डॉटर डीएनए बनेगा, राइट। तो अब उसके लिए भी तो प्रोटीन्स चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जैसे प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, ऐसे ही डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। सो फॉर द सेम हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, देन व्हाट एल्स, प्रोटीन्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। तो ये सब सिंथेसिस होगी G1 फेज में। ये सब मटेरियल बनेगा, रॉ मटेरियल बनेगा, उससे ही डीएनए बनेगा एस फेज में। तो ये सब बनाने के लिए G1 फेज होता है। तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ये आपको याद रखना है। कंटिन्यूअसली ग्रो होगा, सेल ग्रो होता रहेगा, राइट। सेल ग्रो होगा मतलब कि न्यू सिंथेसिस होगी और इंक्रीज होगा साइज में।
तो इट हियर डीएनए डू नॉट रेप्लिकेट, यहाँ पे कोई रेप्लिकेशन नहीं होगी, कोई डीएनए रेप्लिकेशन जी1 फेज में नहीं होगी। बस इतना याद रखना है जी1 फेज के बारे में। देन इसके बाद आता है आपका एस फेज। एस फेज का दूसरा नाम है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज इज द एस फेज। इसका सिंथेसिस फेज नाम क्यों है? क्योंकि इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है। सो वी से दैट दिस इज सिंथेसिस फेज। डीएनए रेप्लिकेशन होगी यहाँ पे। और डीएनए कहाँ पे होता है? सेल का डीएनए होता है न्यूक्लियस में। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, जो डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस होती है वो भी न्यूक्लियस में होगी। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होता है? मान लो 2 टाइप के सेल होते हैं ना, अगर आपके बेसिक्स हैं तो 2 टाइप्स के सेल होते हैं, एक हैप्लॉइड सेल होता है, एक डिप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम एन से शो करते हैं और डिप्लॉइड को 2n से शो करते हैं। हैप्लॉइड मीन्स एक सेट होता है क्रोमोसोम का, एक सेट होता है जेनेटिक मटेरियल का। और दिस डिप्लॉइड में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, तो हम 2n से या 2c से उसको डिनोट करेंगे। ह्यूमन सेल जो है, ह्यूमन सेल इज डिप्लॉइड। तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितनी होगी यहाँ पे? 2c होगी। 2c से क्या बनेगा? 4c, है ना। डबल कर देना है, जितनी भी अमाउंट हो उसको डबल कर देना। अब हमारी अमाउंट नॉर्मल सेल में 2c होती है, राइट। जो जीवन फेज में जो सेल होगा उसकी अमाउंट कितनी होगी? 2c होगी। जैसे ही वो एस फेज में एंटर करेगा, डीएनए की अमाउंट डबल हो जाएगी, वो हो जाएगी 4c। डीएनए अमाउंट डबल होके 4c हो जाएगी। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? डू यू नो? ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स that is 46, you will answer, and 23 set of chromosome, 23 pairs of chromosome we have. So 23 pairs of chromosomes means total 46 chromosome. तो ऐसे 23 इंटू 2 ऐसे हम लिखते हैं 46 क्रोमोसोम्स को। तो हियर वी हैव 2n। अब मैं आपसे पूछूं कि डीएनए तो डबल हो गया, डीएनए डबल हो गया तो क्रोमोसोम्स भी तो डीएनए से बने होते हैं, क्या क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता, राइट। सेल साइकिल के टाइम पे एस फेज में कभी भी नेवर देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के नंबर डुप्लीकेट नहीं होते। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे इन एस फेज। एस फेज में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी काफी टाइम पूछा गया है कि एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। अगर जी1 फेज में 2n क्रोमोसोम थे तो एस फेज में भी 2n क्रोमोसोम रहेंगे। अगर लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगी। अगर जी1 फेज में 2c अमाउंट ऑफ डीएनए थी तो एस फेज में वो डबल हो जाएगी, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होगा, वो 2c से 4c हो जाएगी डीएनए अमाउंट। ये आपको याद रखना है बस। और इसके अलावा ये तो थी बात न्यूक्लियस की। अब साइटोप्लाज्म में भी एक डुप्लीकेशन होता है एट द टाइम ऑफ एस फेज। सेंट्रियोल रेप्लिकेशन भी यहीं पे होगा। अब न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन होगा और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल रेप्लिकेशन होगा। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एस फेज के लिए, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। देन जी2 फेज आता है। एस फेज के बाद वी हैव जी2 फेज। जी2 फेज में क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगी और सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे मेनली प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जितने भी वी सेल नीड फॉर एम फेज। ओके जी, देखो एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो फॉर ईच एंड एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन जो भी सेल में होती है उसके लिए हमें एंजाइम चाहिए होते हैं, और वो एंजाइम बनेंगे प्रोटीन से। तो सेल को प्रोटीन बनाना पड़ेगा फॉर सेल डिवीजन इन अ लार्ज अमाउंट। सो जी2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होगा और सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। देन ये थे 3 फेजेस इंटरफेज के। अब जी नोट फेज क्या है? जी नोट फेज को क्यूसेंट स्टेज भी बोलते हैं। क्यूसेंट स्टेज मतलब रुकी हुई। हमें ऐसा लगता है कि ये रुक गए। जो सेल्स भी जी नोट में चले गए वो डिवाइड नहीं करते। जैसे नॉर्मल सेल डिवाइड करते रहते हैं, वो नहीं करेंगे डिवाइड एक बार वो जी नोट में एंटर कर गए, राइट। उनको डिवाइड करवाने के लिए बॉडी को सिग्नल भेजना होगा कि राइट, कि आपके नंबर्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, देन दैट यू हैव टू डिवाइड नाउ, यू हैव टू मेक न्यू सेल्स। अगर उनको नहीं बोलोगे कि नए सेल्स बनाओ तो वो नए सेल्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जी नोट फेज में है। जी नोट फेज वाले सेल्स डिवाइड नहीं करते अनटिल एंड अनलेस उनको सिग्नल ना मिले बाहर से कि यू हैव टू डिवाइड।
ये आपको मेंशन करना होगा। सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, यहाँ पे ऐसे सेल्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं करते बट दे कैन डिवाइड, ऐसा नहीं कि वो डिवाइड नहीं कर सकते, दे कैन डिवाइड अगर उनको हम बाहर से सिग्नल भेजें, उनको बाहर से ऑर्डर भेजें कि ओके आपका नंबर कम हो गया है, यू हैव टू डिवाइड। मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि अगर ये डिवाइड नहीं करते तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव भी नहीं है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, सिर्फ डिवाइड नहीं करते। नो प्रोलिफरेशन, नो प्रोलिफरेशन मीन्स नो डिवीजन, कोई प्रोलिफरेशन कोई डिवीजन नहीं होता इन सेल्स में। एग्जाम्पल्स आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, हार्ट सेल्स एंड नर्व सेल्स, ये दो सेल्स होते हैं जो जी नोट फेज में एंटर करते हैं। वंस कुछ टाइम के लिए सेल्स डिवाइड करते हैं, राइट। एक बार नंबर अचीव हो गया सेल्स का तो ये क्या करेंगे, डिवाइड करना बंद कर देंगे और जी नोट फेज में एंटर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर इंजरी हो गई जहाँ की सेल्स बहुत ज्यादा कम हो गए बॉडी के, देन ओनली इनको सिग्नल मिलेगा कि ओके यू हैव टू डिवाइड, आपका नंबर बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो आफ्टर अ लिमिट आप बोल सकते हो कि आफ्टर अ लिमिट ये सेल्स डिवाइड नहीं करते, कुछ लिमिट होती है इनकी, वो रीच हो जाती है तो ये डिवाइड नहीं करेंगे। दीज आर हार्ट सेल्स एंड नर्व सेल्स जो कि जी नोट फेज में एंटर करेंगे। तो जी1 फेज हो गया या जी2, दिस एस फेज, जी2 फेज एंड जी नोट फेज, इतना ही था इंटरफेज। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट, आपको एस फेज समझ में आया? तो एस फेज, इससे ही रिलेटेड हमारे पास एक चार्ट है जो वी हैव टू डिस्कस एस फेज से रिलेटेड, राइट, एस फेज से। बिफोर आई डिस्कस दिस चार्ट, लेट्स सी हियर। ओके, ओके, सो हियर वी हैव दिस एस फेज। ये एक इम्पोर्टेंट चार्ट है जिससे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आप एमसीक्यूज में आपके ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको एस फेज समझ में आ गया है, इंटरफेज समझ में आ गया है, तो यू कैन इजीली आंसर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर। ओके, तो देखो एस फेज में क्या होगा, एस फेज में क्या होगा, मेन आपको ये याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे डीएनए अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे ह्यूमन सेल का लिखा हुआ है। तो आपको ये समझना है, आप जीवन फेज में आप अगर हम मानते हैं कि डीएनए अमाउंट, एक सेल की डीएनए अमाउंट अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे, लेट्स से कि डीएनए अमाउंट जो थी एस जीवन फेज में कितनी है, जीवन फेज में 2C है, राइट। और क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 2N है। और ह्यूमन सेल हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो हमारे सेल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जीवन में इतने थे, तो मैं अगर आपसे पूछूं एस फेज में कितने हो जाएंगे, तो एस फेज में कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगी क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे 2C से 4C हो जाएगा। 2N, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो जीवन में 2N था तो एस में भी 2N ही रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन सेल के कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे। अब G2 में क्या होगा, आफ्टर G2 अगर मैं पूछूं अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगी, तो व्हाट विल यू आंसर, 4C होगी। 4C अमाउंट होगी क्योंकि एस फेज में हमने उसको डबल कर दिया है तो वो G2 में भी सेम रहेगी। और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहेगा, 2N, राइट। और यहाँ पे 46 अगेन। अब माइटोसिस, आफ्टर माइटोसिस अगर पूछूं डीएनए की अमाउंट क्या रहेगी, देखो ये एक पेरेंट सेल था जिसकी हमने 4C अमाउंट कर दी थी एस फेज में, फिर ये G2 में गया, फिर ये एम फेज में जाएगा। एम फेज का मीनिंग इज डिवीजन, एम फेज में सेल डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल्स में। अगर ये पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड करेगा तो हमें क्या करना होगा कि ये जो 4C है ना, इसको भी हाफ हाफ करना होगा। तो इसको अगर हाफ हाफ करेंगे तो 2C एक सेल में जाएगा और दूसरा 2C दूसरे सेल में जाएगा। तो ऐसे होता है। अगर अब मैं पूछूं आपसे कि आफ्टर माइटोसिस कितनी अमाउंट होगी डीएनए की डॉटर सेल्स में, 4C होगी या 2C होगी? देखो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया 4C को, एक डॉटर सेल को 2C दे दिया, दूसरे डॉटर सेल को भी 2C दे दिया, तो कितनी होगी, 2C होगी, राइट। एक सेल के पास कितना डीएनए बचा, 2C डीएनए बचा, तो यहाँ पे 2C आएगा। और क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, 2N ही रहेगा, है ना। ठीक है, 2N रहेगा माइटोसिस के केस में, राइट। दिस 2N इज इन केस ऑफ क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा 2N, है ना। ठीक है,
ये रहेगा माइटोसिस के केस में। लेकिन ह्यूमन सेल जो होते हैं उनमें माइटोसिस भी होती है, मायोसिस भी होती है। जो जर्म सोमैटिक, दो टाइप के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक सोमैटिक सेल होता है, एक जर्म सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है और जर्म सेल्स में मायोसिस होती है, जिससे कि गैमीट्स बनते हैं, राइट। अब माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में सिर्फ दो सेल बनेंगे, उनको हम 2C दे देंगे, 2N दे देंगे। ये तो सिंपल है ना। मायोसिस में क्या होगा, अब मायोसिस में 4 सेल्स बनते हैं, 2 सेल नहीं बनते, 4 सेल बनते हैं। तो 4 सेल्स में हम क्या करेंगे, एन 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 ऐसे 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 23 लिखोगे, ठीक है, मायोसिस के केस में, है ना। और माइटोसिस के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ऑल्दो ये टेबल इज, दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, राइट। एकदम से आपको रिवाइज करना हो तो ये आप रिवाइज कर सकते हो। मायोसिस में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्रोमोसोम नंबर वेरी करेगा, कैसे डीएनए अमाउंट वेरी करेगी थ्रू आउट द साइकिल। माइटोसिस का भी हम पढ़ लेते हैं डिटेल में, है ना। देखो यहाँ पे ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं आपके, जो एनसीईआरटी में गिवन है, साइड साइड में जो बॉक्स बने रहते हैं उनमें। तो नंबर 1 इज दैट हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स। प्लांट और एनिमल्स, ऐसा क्या है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो ही करते रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं थ्रू देयर लाइव्स। तो इसका आंसर इज मेरिस्टेम, राइट। इनमें होता है मेरिस्टेम। प्लांट्स के केस में देखो, एनिमल्स थ्रू आउट द लाइफ ग्रो नहीं करते, ठीक है। बस ये रिपेयरिंग मेनली इनकी क्या चलती है, फिर एक एक टाइम के बाद ये रिपेयर करते हैं अपने सेल्स को, है ना। और वो कैसे होता है, स्टेम सेल्स होते हैं इनमें, कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, उनके डिवीजन से होता है, सेल डिवाइड करते रहते हैं सेल डिवीजन से, है ना। और जो सोमैटिक सेल्स होते हैं मेनली उनसे। और जो मेरिस्टेम होता है, राइट, प्लांट्स के केस में क्या होगा, मेरिस्टेम रहेगा। और वो मेरिस्टेम, मेरिस्टेम टिश्यू होता है जिसके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई होती है, कि वो डिवाइड करते रहते हैं, प्रोलिफरेट करते रहते हैं और न्यू सेल्स बनाते रहते हैं, जिससे कि जो प्लांट का मास है, जो प्लांट है, वो ग्रो करता है थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट ग्रो करता रहेगा मेरिस्टेम की वजह से। जैसे जो टिप्स पे जो होता है, रूट की टिप पे, शूट की टिप पे जो सेल्स होते हैं, 2 मेरिस्टेम्स, है ना। और उससे क्या हो, ये क्यों करते हैं, रिपेयर के लिए करते हैं और ग्रोथ के लिए करते हैं। इसका आंसर ये था। देन डू ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम। अब ये पूछ रहे हैं कि प्लांट्स के जितने भी सेल हैं वो सारे टाइम डिवाइड करते रहते हैं। जितने भी टाइप के सेल्स हैं प्लांट्स में, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो वो डिफरेंट टाइप के सेल्स थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं या कुछ ही डिवाइड करते हैं। दो आपको आंसर करना है कि 2 टाइप के मेनली सेल्स मिलेंगे प्लांट में। एक तो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, और एक मेरिस्टेमेटिक होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं वो तो थ्रू आउट द लाइफ टाइम डिवाइड करते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, वो डिवाइड नहीं करते, क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब कि वो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन अब डिफरेंशिएट हो जाता है कि इनको ये फंक्शन करना है, ये इनका रोल है, तो वो आगे डिवाइड नहीं करते। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। प्लांट जब तक जिंदा रहेगा, जब तक ये मेरिस्टेम डिवाइड करता रहेगा, सेल की प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, दे डू नॉट डिवाइड। आपको ये आंसर करना है। नेम एंड लोकेशन ऑफ टिश्यू हैविंग सेल्स डिवाइड ऑल द लाइफ इन प्लांट। अब ऐसे कौन से सेल्स हैं, कौन से टिश्यूज हैं जिनके सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और उनकी लोकेशन बतानी है। तो मैंने बताया आपको कि मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम लिखना है। देन उसकी, ये होता कहाँ पे है, राइट। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम इज टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। रूट और स्टेम की जो टिप होती है वहां पे मेरिस्टेम होता है। दैट मेरिस्टेम इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम आपको बता देना है, ये लोकेशंस बता देनी है, नोड्स बता देने हैं। नोड्स में भी मेरिस्टेम मेनली होता है। तो डू एनिमल्स हैव सेम टिश्यू। अब देखो, प्लांट्स के केस में ऐसा टिश्यू है, ऐसे सेल्स हैं जो कि लाइफ टाइम तक डिवाइड करते रहते हैं और सेल और प्लांट की ग्रोथ करते रहते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई सेल एनिमल्स में भी होता है। यस, ऑब्वियसली एनिमल्स में भी ऐसा होता है। एनिमल्स में कौन सा होता है, स्टेम सेल होता है, राइट। स्टेम सेल के अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं डिवाइड करने की, प्रोलिफरेट करने की। तो प्लांट में मेरिस्टेम सेल होता है और सेम टाइप के सेल जो कि डिवाइड करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं, सिमिलर टू मेरिस्टेम सेल्स। एनिमल में कौन से होंगे, स्टेम सेल्स होंगे।
ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी बॉक्स में जो गिवन है, दिस वी हैव स्टडीड। देन ऑनियन सेल, लैब में ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करवाया जाता है कि ऑनियन सेल में स्टडी करो दिस माइटोसिस, राइट, माइटोसिस स्टडी करते हैं ऑनियन सेल में, है ना। तो ऑनियन सेल में क्यों माइटोसिस स्टडी करते हैं, सबसे पहले ये सेल्स जल्दी डिवाइड करते हैं, है ना। तो इसके लिए हम जो जितने भी सेल साइकिल के फेजेज हैं स्टडी कर सकते हैं इजिली इन अनियन सेल्स, राइट। अब कौन से सेल्स हम मेनली इसमें करते हैं, मेरिस्टेम सेल्स हम इसमें स्टडी करते हैं। रूट के जो टिप सेल होते हैं, जो अनियन की रूट होती है, राइट, ऑनियन की रूट ये होती है, राइट। आपने वो ग्रीन थ्रेड थ्रेड लाइक आप वो एक्सटेंशंस आपने देखी होंगी अनियन में, नीचे की तरफ जो निकली रहती हैं, जो अनियन ग्रो कर रहे होते हैं उनकी रूट्स देखना कभी, तो नीचे थ्रेड लाइक बिल्कुल ऐसे मिलेंगे धागे से, तो ये होती हैं रूट्स। और इनकी टिप हम इनको कट कर लेते हैं, राइट। तो इनकी टिप फिर हम स्टडी करते हैं सेल साइकिल के लिए, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसको स्टेन करेंगे, फिर माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी करेंगे और वहां पे हमें दिखेगा कि सेल में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेज हैं, मतलब कि कुछ इंटरफेज में, कुछ एम फेज में है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे स्टेजेस हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, है ना। कुछ चेंजेस जो होते हैं सेल में वो हम देखते हैं, है ना। तो ये होता है ऑनियन सेल। अब आपकी एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन दिया है ऑनियन पे, उन्होंने बोला है कि उन्होंने ये टेबल बनाने को बोल दिया है आपको, जो टेबल मैंने आपको पहले पढ़ाई थी इन जनरल की, अमाउंट ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम नंबर, वो तो हमने ह्यूमन सेल देखा था, ये इन्होंने यहाँ पे ऑनियन सेल का पूछ लिया है। जो ऑनियन सेल में 40, सबसे पहले ये टेबल बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। 14 क्रोमोसोम्स में हमें यहाँ पे ये टेबल बनानी है, डीएनए अमाउंट की बनानी है और क्रोमोसोम नंबर की बनानी है। तो अब मुझे बताओ आप, जी1 फेज में देखो ये सेल डिप्लॉइड सेल होता है, ये सेल डिप्लॉइड सेल होता है, मींस इसकी जो अमाउंट है डीएनए अमाउंट 2C होगी, और जो क्रोमोसोम नंबर का जो सेट होगा वो 2n होगा, राइट। एंड 2n जो है, 2n इज इक्वल टू 14 एंड n इज इक्वल टू 7। ये इतना इतना समझ में आ गया। वन वन सेट इज 7 एंड पेयर इज 14, राइट। 7 क्रोमोसोम्स हैं, 7 क्रोमोसोम्स के पेयर्स है, राइट, 7 क्रोमोसोम्स के ऐसे पेयर बने हुए हैं, और टोटल कितने हैं, एक पेयर में 2 हैं, और ऐसे ऐसे 7 पेयर्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। हमारे केस में कितने पेयर्स हैं, 23 पेयर्स हैं, और टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। तो n इज इक्वल टू 7 एंड 2n इज इक्वल टू 14 एंड डिप्लॉइड इज इक्वल टू 2C। तो डीएनए अमाउंट कितनी रहेगी, 2C रहेगी G1 के बाद, S के बाद 4C हो जाएगी, G2 के बाद 4C रहेगी। एम फेज में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन गए, तो कितनी हो गई, 2C हो गई। क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द साइकिल, देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे, 14 रहेंगे, यहाँ भी 14 रहेंगे, यहाँ भी 14 रहेंगे, 14 14। ओके, सिंपल, आ गया समझ। तो यही पूछा इन्होंने कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जी1 फेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एम फेज। क्रोमोसोम नंबर तो चेंज नहीं होता ना माइटोसिस में, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, एम फेज के बाद भी, एम फेज से पहले भी, है। तो आपको आंसर करना है, जितने भी वो क्रोमोसोम आपको दे, 14 दे, आपको सारी जगह 14 लिख देना है। ऐसे ह्यूमन का पूछ लेते तो आपको सारी जगह 46 लिख देना था। ऐसे सेम आपको करना है ये सोल्व। डीएनए अमाउंट आपको याद हो ही गई कि जी1 में 2C है, तो एस में 4C हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। अगर मैं आपको जी1 में दे दूं 4C और एस फेज में पूछूं तो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8C हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है सोल्व, है ना। तो ये था, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये हो गया। देन एम फेज पे आ गए अब हम। इंटरफेज वी हैव कंप्लीटेड, नाउ एम फेज। एम फेज जो होता है, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल साइकिल का सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पीरियड, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा ड्रामा होता है, जिसमें सेल हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करता हुआ दिखता है, जिसमें हमें सेल में बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं, वो कौन सा पीरियड है, वो कौन सी स्टेज है, कौन सा फेज है, तो वो है एम फेज। एम फेज में सबसे ज्यादा ड्रामा चल रहा होता है सेल के अंदर, है ना। कौन सा ड्रामा चल रहा होता है, रीऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इस चीज को हटा दो अभी, फिर थोड़ी देर बाद वो चीज वापस आ जाएगी, फिर हटा देंगे, फिर वापस आ जाएगी, कभी उसका कभी
डुप्लीकेट हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी हट जाएगी, कभी आ जाएगी, ये रीऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। देन प्रोग्रेसिव प्रोसेस, ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। प्रोग्रेसिव प्रोसेस का मतलब कि ये बहुत बहुत जल्दी मतलब स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। ये तो हमने याद रखने के लिए कि सेल साइकिल कैसे होती है, स्टेजेस बना दिए हैं, फेज बना दिए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम इन रियल क्या होता है कि इतनी जल्दी होते हैं चेंजेस कि हम इनको आइडेंटिफाई, इतना कम टाइम होता है इन चेंजेस में कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये प्रोसेस रुक-रुक के होती है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है। बहुत जल्दी-जल्दी सेल में चेंजेस होते रहते हैं। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेजेज़ में हम एम फेज को स्टडी करते हैं। ये 4 फेजेज़ हैं जो बताएँगे कि सेल में इस टाइम ये चेंज होता है, फिर ये चेंज होता है, फिर सेल डिवाइड कर जाएगी, है ना? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज हैं, इनके थ्रू क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी। इनके थ्रू क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। अब बोलोगे कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जो एम फेज होता है सेल साइकिल का, उसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, उसमें मेनली कैरियोकाइनेसिस होता है। तो प्रोफेज, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएँगे, सिंपल इज़ दैट। और फिर वो 2 न्यूक्लियस को हम डिवाइड करेंगे 2 डॉटर सेल्स में, एक एक को दे देंगे, दूसरा दूसरे को दे देंगे, है ना? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 फेजेज़ होते हैं एम एम फेज के, एंड दिस इज़ नोन एज़ न्यूक्लियर डिवीजन। तो अगर आपसे मैं पूछूँ कि कैरियोकाइनेसिस के कितने फेजेज़ होंगे, तो आप आंसर करोगे कि 4 फेज होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, दिस इज़ कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन। अब एम फेज, इंटरफेज तो देखो मायोसिस में भी सेम होगा, माइटोसिस में भी सेम होगा। चेंज क्या, डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? डिफरेंसेस आते हैं माइटोसिस, मायोसिस में, एम फेज में। माइटोसिस का एम फेज अलग होता है, एम जो मायोसिस का एम फेज है वो डिफरेंट रहता है। आज हम स्टडी करेंगे माइटोसिस का एम फेज। अगर आपको माइटोसिस का एम फेज समझ आ जाता है आज, तो आपके लिए मायोसिस समझना विल बी वेरी इजी, राइट? तो माइटोसिस में 2n से 2n दो डॉटर सेल बनेंगे, लेकिन मायोसिस में क्या होगा, 4 सेल्स बनेंगे, n और n, ऐसे 4 सेल्स बनेंगे, 2 ये n वाले और 2 और ये n, तो टोटल 4 सेल्स बनेंगे जिसमें n जाएगा, है ना? ओके। तो ये इक्वेशनल डिवीजन होती है, ये रिडक्शनल डिवीजन होते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब होता है? अब अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इक्वेशनल डिवीजन कौन सी है, माइटोसिस है या मायोसिस है, तो आपको आंसर करना है कि माइटोसिस है। रिडक्शनल डिवीजन पूछी जाएगी तो मायोसिस है। इक्वेशनल डिवीजन का मीनिंग है कि अगर यहाँ पे 2n थे, तो डॉटर सेल में भी 2n जाएगा। लेकिन अगर रिडक्शनल डिवीजन है तो मतलब यहाँ पे अगर 2n क्रोमोसोम्स थे, तो डॉटर सेल में कितने जाएंगे, हाफ जाएगा उसका, है ना? 2n का हाफ इज n, तो हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा तो मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब कि कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। कम क्या हो रहा है? क्रोमोसोम का नंबर कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट में ज्यादा है, डॉटर में कम है, तो दिस इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन कौन सी है? मायोसिस है। और माइटोसिस कौन सी है? इक्वेशनल डिवीजन है, जहां पे सेम रहता है। मायोसिस मेनली कहाँ पे हम देखते हैं? गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन आप पढ़ोगे इन डिटेल क्लास 12th में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में। गैमीट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ये मायोसिस से होता है, राइट? बाकी सारे सेल्स जो सोमैटिक सेल्स हैं, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, नॉर्मल सोमैटिक सेल्स, उनमें क्या होगी? माइटोसिस होगी, इक्वेशनल डिवीजन होगी। ओके, ये था इंट्रोडक्शन। अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पी मैट हमें डिटेल में पढ़ना है। तो प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं, पहला फेज, है ना? पहला फेज, नंबर 1 फेज इज प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाएगा। क्रोमोसोम मतलब कि डीएनए, जो सेल, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है? ये क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है ना? तो डीएनए क्या होगा? डबल हो जाएगा, है ना? डीएनए डबल हो जाएगा। डीएनए डबल होगा
सॉरी, डीएनए तो डबल हो चुका है पहले, कंडेंस हो जाएगा। डीएनए क्या होगा? कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस जैसे डीएनए कंडेंस होगा तो वो एक शेप में आ जाएगा, उस शेप को बोलेंगे क्रोमोसोम, है ना? क्रोमोसोम, उस शेप को बोलेंगे क्रोमोसोम, है ना? उसकी अपीयरेंस हो जाएगी एक अपीयरेंस आ जाएगी थ्रेड लाइक, है ना? तो उसको बोलेंगे क्रोमोसोम। अब देखो, अर्ली प्रोफेज का डायग्राम एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस है, लेकिन जो लेट प्रोफेज है उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। डिसइंटीग्रेट मतलब कि टूटना स्टार्ट हो जाती है ना? छोटी देखो, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो गया, ये तो पूरी रेगुलर थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पे ये कट होना स्टार्ट हो गई ऐसे, इधर इधर से इधर से, तो ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट कर देंगे तो न्यूक्लियस तो रहेगा ही नहीं। न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना? अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा देंगे तो न्यूक्लियस तो रहेगा नहीं, है ना? तो जो जीनोम है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, क्रोमोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे आपको चेंजेस याद रखने हैं। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू आंसर कि ये चेंजेस होंगे। आपसे एमसीक्यूज में, नीट में, सीयूईटी में, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी ये चेंजेस ही पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि न्यूक्लियर एनवेलप कौन सी स्टेज में डिसअपियर होगा, कौन सी स्टेज में डिसइंटीग्रेट होगा, तो आपको आंसर करना है कि लेट प्रोफेज में होगा, राइट? अगर लेट प्रोफेज ना दिया हो तो सिंपल प्रोफेज के एंड प्रोफेज टिक कर देना, राइट? सो नो न्यूक्लियर एनवेलप हट जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हट जाएगा, सेल ऑर्गेनल जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हट जाएगा, न्यूक्लियोलस भी हट जाएगा। न्यूक्लियोलस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस यहाँ पे सेल के अंदर होता है, राइट? लेट प्रोफेज में ये न्यूक्लियोलस जो था ये भी हट जाएगा, है ना? और यहाँ पे क्रोमोसोम अपीयर हो जाएंगे। क्रोमोसोम ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट? क्रोमोसोम ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस पे ये वाली जो आर्म है ये क्रोमेटिड होता है, ये भी क्रोमेटिड होता है, राइट? ये एक क्रोमेटिड है यहाँ पे, ये दूसरा क्रोमेटिड है ऐसे, और बीच में ये जो है ये दिस इज सेंट्रोमियर। यहाँ पे जो दो क्रोमेटिड है, राइट? ये ऐसे होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। एक ये थ्रेड हो गया, ये एक क्रोमेटिड है, यहाँ पे ये दूसरा क्रोमेटिड है, और ये दोनों क्रोमेटिड सेंटर पे जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, अडेयरेंस, राइट? अडेयरेंस कैसे होती है इनसे, एक दूसरे से कैसे ये अडेयर रहते हैं, कैसे ये अटैच रहते हैं, दैट इज थ्रू सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर होगा। सेंट्रोमियर एक प्रोटीन होता है, राइट? और ये जो क्रोमेटिड है ये डीएनए है ना? तो सेंट्रोमियर से ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, राइट? तो इनको ही बोलते हैं क्रोमैटिड्स, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये क्रोमोजोम है ना? एंड वी हैव 46 क्रोमोजोम्स ऐसे ऐसे हमारी बॉडी में। नाउ इसी स्टेज में माइटोटिक स्पिंडल असेंबली होगी। माइटोटिक स्पिंडल असेंबली मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, पहले तो आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लो। मेटाफेज स्टेज आएगी, प्रोफेज में इतना ही होगा, प्रोफेज के बाद मेटाफेज स्टेज आएगी। मेटाफेज में हमें क्रोमोसोम क्लियर दिखेंगे। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे किसी सेल को, मेटाफेज स्टेज पे देखते हैं तो उसके जो क्रोमोसोम है वो बहुत क्लियर दिखते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर हमें क्रोमोसोम्स को स्टडी करना हो तो ऐसी कौन सी सेल स्टेज है जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं? तो यू हैव टू आंसर आउट ऑफ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यू हैव टू आंसर कि हम मेटाफेज में स्टडी करेंगे। तो क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। इस वाली मेटाफेज स्टेज में क्या चेंजेस दिखेंगे हमें सेल में? क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं, अब देखो जितने भी स्टेजेस पढ़ेंगे हम एम फेज की, सब में क्रोमोसोम्स की क्या चेंजेस होंगे वही हमें स्टडी करने हैं। तो क्रोमोसोम्स इसमें क्या होंगे? न्यूक्लियस तो हमने पहले ही हटा दिया, न्यूक्लियस तो हट गया था प्रोटोप्लाज्म में, है ना? तो वो सीधा अब साइटोप्लाज्म में आ गया था। तो ये क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ गए साइटोप्लाज्म में। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएंगे। फिर क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी इजिली अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी है मतलब कि उनकी जो अपीयरेंस है वो हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं आपको क्रोमोसोम का थोड़ा सा आइडिया दूं, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा देखें तो क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे देखो काइनेटोकोर है, दिस इज काइनेटोकोर, दिस इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं, ये एक क्रोमैटिड है,
ये दूसरा क्रोमैटिड है, और दोनों को बोलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर हैं, तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेंट्रोमियर पे जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं, अडहेयर रहते हैं। और सेंट्रोमियर पे ही एक एक और तरह का प्रोटीन होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे एक और प्रोटीन होता है ऐसे, है ना, दोनों साइड। तो इस प्रोटीन को बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर काइनेटोकोर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, क्योंकि जब सेल डिवाइड करेगा तो सेल कैसे डिवाइड करेगा, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाएंगे जो कि काइनेटोकोर से जुड़ेंगे। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड धागे की तरह ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो काइनेटोकोर पे आके जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स दिस स्पिंडल असेंबली हमने पढ़ा था ना, तो स्पिंडल असेंबली में ये होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आके काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे क्रोमोसोम से अटैच होंगे, तो वो कैसे होंगे, काइनेटोकोर के थ्रू अटैच होंगे, क्योंकि काइनेटोकोर एक तरफ से तो क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम से अटैच रहता है सेंट्रोमियर पे, और दूसरी तरफ माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा रहता है ना। देखो यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल से भी अटैच है और यहाँ पे सेंट्रोमियर से भी अटैच है। तो क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसमें। मॉर्फोलॉजी में आपको सेंट्रोमियर याद करना है, क्रोमैटिड्स याद करने हैं और काइनेटोकोर याद रखना है। अब दो टाइप की आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम में, एक छोटी आर्म होगी, शॉर्ट आर्म होगी, एक लॉन्ग आर्म होगी, राइट। अब ये ऊपर वाली है, ये शॉर्ट आर्म है इस डायग्राम में, और नीचे वाली इज लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को हम पी से दिखाते हैं और लॉन्ग आर्म को हम क्यू से दिखाते हैं। अब एक और रीजन होता है टीलोमियर। टीलोमियर क्या होता है, टीलो मीन्स एंड, टीलो मीन्स एंड मतलब कि आखिरी, जो क्रोमोसोम का एंड वाला पार्ट होता है, सबसे एंड वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं टीलोमियर, राइट। जो एंड वाला पार्ट होता है ये, दिस दिस पार्ट इज टीलोमियर। सिमिलरली यहाँ पे भी टीलोमियर होगा, ये पार्ट इज टीलोमियर। आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि द एंड रीजन ऑफ दिस क्रोमोसोम इज नोन एज, तो आपको ऑप्शंस दे देंगे सेंट्रोमियर, टीलोमियर एंड अदर ऑप्शंस, तो यू हैव टू आंसर कि टीलोमियर, है ना। तो प्लेन ऑफ अब यहाँ पे क्या होगा, मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, ये जो जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो साइटोप्लाज्म में सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, सेल का जो सेंटर होगा उस सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे, है ना। ये डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, सेंटर पे अलाइन हो जाएंगे। और जो जहां पे ये अलाइन होंगे ऐसे, ये दो क्रोमोसोम्स है, डायग्राम में देखो ये दो क्रोमोसोम्स है, ये अलाइन हो जाएंगे, और इस जहां पे ये अलाइन होंगे उसको बोलेंगे मेटाफेज प्लेट, राइट। ये प्लेट जैसा एक, जिस प्लेन में ये ऐसे अलाइन होंगे उसको बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट कौन से फेज में बनती है ये आपसे पूछा जाएगा। तो मेटाफेज प्लेट कहाँ बनेगी, मेटाफेज प्लेट मेटाफेज में बनेगी। दूसरा, मेटाफेज प्लेट में होता क्या है, मेटाफेज प्लेट में जितने भी सेल में क्रोमोसोम्स होंगे, मान लो हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, तो सारे के सारे 46 क्रोमोसोम्स एक प्लेन पे ऐसे सेंटर में ऐसे अलाइन हो जाएंगे, ऐसे ऐसे अलाइन हो जाएंगे सेंटर में। तो यहाँ पे मैंने आपको दो क्रोमोसोम बना के ड्रॉ करके शो किए हुए हैं कि कैसे वो मेटाफेज प्लेट पे अलाइन होंगे। तो ऐसे मेटाफेज प्लेट बनेगी मेटाफेज स्टेज में। आपको इतना ही याद रखना है, ये की फीचर है मेटाफेज की, सबके आपको की फीचर्स याद रखने हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी की फीचर्स मेंशन्ड है। ऑल द क्रोमोसोम अलाइन एट द सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर में सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे, और जहां पे ये अलाइन होंगे उस प्लेन को बोलेंगे हम मेटाफेज प्लेट। एक प्लेन पे जहां पे ये अलाइन होंगे सेल के अंदर उसको बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। एक तो ये होगा। अब ये अलाइन कैसे होंगे, देखो कुछ एक चीज है, क्रोमोसोम्स है, हमें उसको सेंटर पे लटका के रखना है ना, सेंटर पे लटका के रखना है, हिलने नहीं देना उसको। तो हम उसको रोप से बांध देंगे, धागे से बांध देंगे। तो वो धागे जो है, जो थ्रेड्स हैं जिससे हम क्रोमोसोम को सेंटर में बांध देंगे ऐसे दोनों तरफ से, वो है स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर से हम क्या करेंगे, इनको सेंटर पे लटका देंगे ऐसे दोनों तरफ से इनको। ये देखो इधर से भी ये ग्रीन वाली जो लाइंस है ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स है। ये क्रोमोसोम के दोनों तरफ से जुड़ी रहती हैं काइनेटोकोर से। क्रोमोसोम पे क्या है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे क्या है, काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर से जुड़ी रहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स जुड़ेंगे, है ना। ऐसे होगा ये, मान लो ये एक क्रोमोसोम है, राइट, ये एक क्रोमोसोम है, और यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर है, यहाँ पे ये इसका काइनेटोकोर है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे,
ये स्पिंडल फाइबर्स आएंगे और ऐसे कनेक्ट होंगे दोनों तरफ से, है ना, अपोजिट पोल से। दो पोल होंगे, एक ये पोल है एक ये, दोनों पोल से ही स्पिंडल फाइबर्स आएंगे और काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे, जिससे कि मेटाफेज प्लेट बनेगी। तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। अगर आपसे ये पूछा जाए अब कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से कौन सी स्टेज पे, कौन से फेज पे अटैच होते हैं, तो मेटाफेज प्लेट बनेगी जब ही स्पिंडल फाइबर जो है वो कनेक्ट अटैच होते हैं काइनेटोकोर से। तो यू हैव टू आंसर मेटाफेज, है ना, अंडरस्टूड। आफ्टर मेटाफेज वी हैव हियर एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएंगे एंड क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। अब वो जो थ्रेड बना था ना, थ्रेड्स बने थे जो स्पिंडल फाइबर्स थे जो क्रोमोसोम से अटैच हुए थे, मान लो ये हमारा क्रोमोसोम था, है ना, और यहाँ पे इधर भी स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ था, यहाँ भी स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ था। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, ये ऐसे खींचेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इधर वाला थ्रेड इधर की तरफ खींचेगा, ऊपर वाला थ्रेड ऊपर की तरफ खींचेगा। तो क्या होगा कि जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स बीच में से सेंट्रोमियर में से स्प्लिट हो जाएंगी, उनका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, हाफ हाफ आधी आधी कट हो जाएंगी। तो एक सिस्टर, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड मान लो, तो एक सिस्टर क्रोमैटिड तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, एक नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ऐसे दो सिस्टर क्रोमैटिड दो अलग अलग पोल्स पे चली जाएगी और क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। आपसे यही चीज पूछी जाती है कि सेंट्रोमियर कौन सी स्टेज में स्प्लिट होता है, कौन से फेज में स्प्लिट होता है, क्रोमोसोम कौन से फेज में स्प्लिट होता है और सेपरेट होता है ना। तो आपको आंसर करना है कि एनाफेज में होगा, राइट। तो क्रोमेटिड क्या है, वो मूव करेंगे अपोजिट पोल्स में। दो पोल थे, एक पोल ऊपर था, इंटीरियर पोस्टीरियर, तो ऊपर नीचे दो पोल से दोनों की तरफ एक एक क्रोमेटिड मूव कर जाएगा, है ना। अब देखो, एक एक क्रोमेटिड ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। ऐसे ही दूसरे क्रोमोसोम में भी डायग्राम में देखो, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, है ना। तो ऐसे ये मूवमेंट शो करेंगे। अब देखो कैसे होगा, सेंट्रोमियर हाफ हाफ हो गया, इसका सेंट्रोमियर आधा इसके साथ है, इसका आधा इसके साथ है। अब ये मूव कैसे करेगा, ये एक ऊपर की तरफ जाएगा, एक नीचे की तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, आपकी एनसीईआरटी में ये भी गिवन है कि जो इसका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर की डायरेक्शन आपको याद रखनी है, क्योंकि सेंट्रोमियर ही है जो सिस्टर क्रोमैटिड को लेके जाएगा। तो सेंट्रोमियर की डायरेक्शन हमेशा पोल की तरफ होगी। अगर कोई क्रोमैटिड ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो उसका सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ होगा, और जो उसकी आर्म्स हैं, दो आर्म्स हैं जो उसकी, वो नीचे की तरफ होंगी। अगर कोई क्रोमैटिड नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे वाले पोल पे मूव करेगा, तो उसका जो सेंट्रोमियर है वो नीचे की तरफ होगा, जो आर्म्स है वो पीछे ट्रेल करेंगी, पीछे की तरफ होंगी। सेंटर की तरफ हमेशा आर्म्स मिलेंगी और पोल्स की तरफ सेंट्रोमियर मिलेगा। तो यही लिखा हुआ है कि जो सेंट्रोमियर है वो हेड करेगा टुवर्ड्स द पोल, वो पोल की तरफ होगा, और जो आर्म्स है वो ट्रेल करेगी पीछे, ट्रेलिंग बिहाइंड, वो पीछे रहेंगी, और हेड आगे चलेगा, सॉरी सेंट्रोमियर आगे चलेगा, पोल की तरफ चलेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले कि सेंट्रोमियर का जो सेंट्रोमियर है वो पोल्स की तरफ होगा या फिर सेंटर की तरफ होगा, तो आपको आंसर करना है पोल्स की तरफ होगा, है ना, जब वो मूवमेंट शो होगी एनाफेज में। तो ऐसे क्या होगा कि क्रोमैटिड्स है, हाफ क्रोमैटिड्स तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, हाफ क्रोमैटिड्स नीचे की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा एक क्रोमोसोम, है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमने 4C अमाउंट करी थी डीएनए की, वो हाफ हाफ हो जाएगी अब, है ना। तो टीलोफेज, दिस इज द लास्ट फेज, टीलो मीन्स लास्ट, ये लास्ट फेज है एम फेज का। तो क्रोमोसोम क्या होंगे, इसमें क्लस्टर हो जाएंगे पोल्स पे। अब हम क्या कर रहे थे कि क्रोमैटिड्स को पोल्स पे खींच रहे थे स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, तो ये पोल्स पे चले जाएंगे। एक तो ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, तो एक कुछ क्रोमैटिड्स इस पोल पे चले जाएंगे, दूसरे जो स्प्लिट हुए थे दूसरे क्रोमैटिड्स वो इस पोल पे चले जाएंगे। तो इंडिविजुअलिटी लॉस हो जाएगी यहाँ पे, वो जो सारे क्रोमैटिड्स हैं वो क्लस्टर बना लेंगे। एक क्लस्टर मतलब कि ऐसे बहुत सारे क्रोमैटिड्स ऐसे एक क्लस्टर बना लेंगे जाके पोल पे एग्रीगेट हो जाएंगे। एक इस पोल, कुछ इस पोल पे हो जाएंगे, दूसरे पोल पे हो जाएंगे। तो ऐसे मान लो, तो ऐसे ये क्लस्टर बना लेंगे एंड न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल। तो और फिर यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल होना स्टार्ट हो जाएगा, असेंबल मतलब कि बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर थे जो कि प्रोफेज में गायब हो गए थे, हट गए थे, रिमूव हो गए थे, राइट, डिसअसेंबल हो गए थे, वो भी वापस से रिफॉर्म हो जाएंगे।
तो प्रोफेज का अपोजिट है टीलोफेज। प्रोफेज में हमने क्या देखा था, प्रोफेज में देखा था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गए हैं, देन न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया था, ये जो न्यूक्लियोलस है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ईआर है, ये भी डिसअपियर हो गए थे। लेकिन इन टीलोफेज दिस इज अपोजिट, ये सारी चीजें वापस से रिफॉर्म हो जाएंगी। तो दिस इज अबाउट टीलोफेज। अब टीलोफेज में देखो न्यूक्लियर एनवेलप वी हैव, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गया, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये एक ही सेल है अभी तक तो, राइट, अभी तक तो ये पेरेंट सेल है, राइट, एक ही सेल है, और इस एक सेल में ही क्या बनना स्टार्ट हो गया, क्लीवेज फरो बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा ना एक फरो जैसा स्ट्रक्चर, तो ये क्लीवेज फरो बनना स्टार्ट हो गया है, यहीं से सेल डिवाइड करेगा, और ये एक सेल जिसमें कि अभी दो न्यूक्लियस है ना, कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, कैरियोकाइनेसिस मतलब कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस तो हमने बना दिए, अब हमें सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनेसिस भी करना पड़ेगा। अगर इन दो न्यूक्लियस को अलग करना है, अब एक सेल में, अलग अलग सेल में हमें इनको ट्रांसफर करना है, तो साइटोकाइनेसिस भी करना पड़ेगा। साइटोकाइनेसिस मतलब कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी हमें करनी होगी, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होगी वो हमें अब स्टडी करना है। तो साइटोकाइनेसिस हमें स्टडी करना है, कैरियोकाइनेसिस वी हैव कंप्लीटेड। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन होगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। अब ये जो डिवीजन है एनिमल सेल में डिफरेंट टाइप से होगी, प्लांट सेल में दिस हैज अ डिफरेंट वे। तो एनिमल सेल में कैसे होगी, सबसे पहले वो देख लेते हैं। रिंग फॉर्मेशन होगा, एक फरो फॉर्मेशन होगी, ऐसे पूरा सेल है ना, सेल में इधर दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ये, सेकंड वन दिस इज सेकंड वन। अब यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे क्लीवेज बनेगा बीच में, सेल के बीच सेंटर में क्लीवेज बनेगा, और ये क्लीवेज कैसे होगा, ये अंदर की तरफ जाता रहेगा, ये फरो बनता रहेगा, कट होता रहेगा सेल अंदर की तरफ ऐसे दोनों तरफ से। तो ऐसे इनवर्ड क्या होगा, इनवर्डली ये डीपन होता जाएगा, ग्रेजुअली क्या होगा, सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, ये फरो अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा ऐसे, है ना। तो फरो ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसती चली जाएगी, अंदर की तरफ ग्रेजुअली डीपन होती चली जाएगी फरो की शेप में। तो इससे क्या होगा, फिर सेल डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल्स में। ये था एनिमल सेल का केस। तो आपको इतना याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फरो फॉर्मेशन होता है, रिंग फॉर्मेशन होता है, एंड देन दिस सेल डिवाइड्स इनटू टू डिफरेंट सेल्स, two daughter cells. This is the process of cytokinesis in case of animal cell. Plant cell में क्या होगा, plant cell में here we have cell plate formation. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेल प्लेट फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में होगा या प्लांट सेल में होगा, सो यू हैव टू आंसर कि प्लांट सेल में होगा। फ्रॉम फ्रेगमोप्लास्ट, अब आपसे पूछा जा सकता है कि सेल प्लेट किससे बनती है, सोर्स क्या है सेल प्लेट फॉर्मेशन का, सो दिस इज फ्रॉम फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट असेंबली होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स की, इनकी सबकी, और यहाँ पे जो रिंग फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, एक्टिन और मायोसिन से होता है, एक्टिन और मायोसिन से होता है ये। दिस इज साइटोस्केलेटन, है ना, ये साइटोस्केलेटन होते हैं। अब फ्रैग्मोप्लास्ट से सेल प्लेट बनेगी, और ये सेल प्लेट आगे बनाएगी मिडल लैमेला। मिडल लैमेला आपको पता है कि सेल वॉल जो होती है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल्स होती हैं उसमें मिडल लैमेला होती है बीच में, है ना, और ये मिडल लैमेला है, दिस इज द लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल मतलब कि अब अगर इस सेल को हम दो सेल में डिवाइड करेंगे, देखो एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे है, बीच में से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे दो सेल बन जाएंगे, है ना, दो सेल बन जाएंगे। तो हम क्या, यहाँ पे क्या है, ये सेल प्लेट है, ये सेल प्लेट ऐसे ही रहेंगी, ये सेल अलग अलग नहीं होंगे। जैसे एनिमल वाले सेल में तो अलग अलग हो गए, इनका कोई अटैचमेंट नहीं है, ये अलग अलग हो गए। लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा, ये सेल प्लेट है यहाँ पे, और ये सेल प्लेट एज सच रहेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग हो जाएंगे, बस ये सेल वॉल यहाँ से बन जाएगी और एक सेल वॉल यहाँ से बन जाएगी, और ये मिडल लैमेला ऐसे ही रहेगी। तो ये ऐसे दो सेल्स बन गए, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये मिडल लैमेलिया है, जिससे कि दो एडजेसेंट सेल अटैच रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम। ये प्लांट सेल में ऐसे होता है।
राइट। तो ये मिडल लैमेला रहेगी, यहाँ पे एक सेल वॉल बन जाएगी, इधर सेल वॉल लेयर बन जाएगी और यहाँ पे ये 2 सेल बन जाएंगे, 1 डॉटर सेल, नंबर 2 डॉटर सेल। तो सेल वॉल रिप्रेजेंट्स द मिडल लैमेला बिटवीन वॉल्स ऑफ सेल। तो इनकी वॉल्स होगी और बीच में एक मिडल लैमेला होगी और ये 2 सेल्स बन गए, 2 डॉटर सेल्स बन गए। प्लांट सेल का ऐसे होगा, एनिमल सेल का ऐसे होगा और ये साइटोकाइनेसिस हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि अब कुछ सेल्स में साइटोकाइनेसिस ना हो, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होके रह जाए, है ना, तो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी उस केस में कौन सी कंडीशन आ जाएगी, सिंसिटिव बन जाएगा उस केस में कि कैरियोकाइनेसिस हो गई और साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो उस केस में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाएगी। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मतलब कि एक ही सेल के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस है, मोर देन वन न्यूक्लियस है। पहले हमने कैरियोकाइनेसिस कर ली, कैरियोकाइनेसिस में 2 न्यूक्लियस हमने बना दिए और साइटोकाइनेसिस ना करवाएं, उसकी साइटोप्लाज्म को डिवाइड ना करवाएं, तो इन दैट केस यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, मोर देन 1 न्यूक्लियस हो जाएगा, तो उसको बोल देंगे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, सेंसिटिव। अब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहाँ पे होती है, जो नेचर में कहाँ पे होती है, तो जो लिक्विड एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है कोकोनट का, कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म कौन सा होता है, कोकोनट वाटर, पता है ना क्या होता है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो होता है, कोकोनट वाटर जो होता है वो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि वहां पे कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाता है, एम्फेज तो हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो दिस इज ड्यू टू दिस, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है कोकोनट वाटर में। कोकोनट वाटर को हम बोलते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। लिक्विड एंडोस्पर्म सेम है, कोकोनट वाटर को ही बोलते हैं और कोकोनट वाटर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो यू हैव टू रिमेंबर कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नेचुरली किस में मिलती है, नेचर में किस में मिलती है, तो दिस इज इन लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्यों अराइज होती है, किसी सेल में क्यों एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, तो दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ साइटोकाइनेसिस। अगर उस सेल में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, तो उसके न्यूक्लियस, तो अब सेल तो डिवाइड हुआ ही नहीं, साइटोप्लाज्म तो डिवाइड हुई ही नहीं, उसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो गए हैं, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ गया है, तो इन दैट केस में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गया है इन अ सिंगल सेल, तो दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। So with this, we have completed amphiphage, karyokinesis, cytokinesis, interphage. This is the diagram given in your NCERT to for this mitosis. ये mitosis का diagram है जो आपके NCERT में given है, एक बार देख लो। प्रोफेज, ये अर्ली प्रोफेज है, अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो गए हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गई है। देखो यहाँ पे होल दिख रहे हैं ना, तो ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया है। और लेट प्रोफेज में अच्छे से देख सकते हो पूरी डिसइंटीग्रेट हो गई है, हट जाएगी ये। अगर ये हट जाएगी तो ये सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ गया है ना, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो गए। ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, इधर से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और ये स्पिंडल फाइबर वो अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर पे। ये सारे इधर क्रोमोसोम्स हैं और इन पे अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर पे, ऐसे अटैच हो जाएंगे। अब अटैच हो गए तो ये इनको पुल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, पुल करते रहेंगे तो सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे सेंटर में, और जहां पे ये अलाइन होंगे उसको बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो मेटाफेज में, तो ये हो गया मेटाफेज प्लेट, यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बन जाएगी, तो ये मेटाफेज स्टेज होगी। मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे है ना, ऊपर वाले पोल की तरफ मूव करेगा और नीचे वाले पोल की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे ये सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ होगा और जो आर्म्स हैं वो सेंटर की तरफ रहेंगी, राइट। फिर एनाफेज के बाद आ जाएगा टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, ये हमें अभी यहाँ तो क्रोमोसोम दिख रहे थे, क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होगा, डीकंडेंस हो जाएगा इनका स्ट्रक्चर। डीकंडेंस मतलब ऐसे फैल जाएंगे आपस में, क्लस्टर हो जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा, एग्रीगेशन बन जाएगी ऐसे थ्रेड लाइक ऐसे। तो यहाँ पे हमें कोई क्रोमोसोम नहीं दिखेगा क्योंकि वो डीकंडेंस हो जाएगा। वहां पे कंडेंस होना स्टार्ट हुआ था जब हमने साइकिल स्टार्ट करी, लेकिन लास्ट में जाके डीकंडेंस हो जाएगा, वापिस से डीकंडेंस हो जाएगा। और ये न्यूक्लियर एनवेलप था, ये वापिस बन गया, यहाँ भी न्यूक्लियर एनवेलप वापिस बन गया। अब एक सेल के अंदर, ये पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए हैं अब टीलोफेज पे। तो टीलोफेज के बाद हम करा देते हैं साइटोकाइनेसिस की, इन न्यूक्लियस को अलग अलग सेल में भेज दिया जाए, इनकी साइटोकाइनेसिस करवा दी जाए और 2 डॉटर सेल्स बन जाए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। आई होप आपको सेल साइकिल का बेसिक समझ में आ गया होगा कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। देन माइटोसिस आपको समझ में आ गया होगा कि माइटोसिस में इंटरफेज होता है, एम फेज होता है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, जी नोट फेज,
देन एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके बाद we will study meiosis in detail. So today we have completed mitosis in detail, and with this we have completed today's lecture. I hope this is prepared now, right? So with this, best of luck. Bye bye. Thank you.